इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हार्ट को, ठीक है, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, और आज जो है वो हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने ये देखा था कि हार्ट जो है उसके कितने चैम्बर्स हैं, उसके 4 चैम्बर्स हैं, वो किस तरह से, मेनली हमने यही डिस्कस किया था कि वो किस तरह से जो है वो ब्लड को पंप करता है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को हमने देखा था, उसकी जो कुछ टर्म्स है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है, नॉर्मल पल्स रेट, और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम चलते हैं ब्लड की तरफ। इंसान के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स। एक हेल्दी जो आदमी है उसके अंदर, अब आदमी का मतलब ये नहीं होगा कि वो मेल ही होगा, अब इंसान के अंदर हम कह लेते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर कितना है, 5 to 6 लीटर्स। अब बच्चा यहाँ पे आपने, अब देखें, जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर 5 to 6 लीटर्स है, ठीक है, लेकिन अब एक जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसके अंदर तो इतना ब्लड नहीं होगा। एक नॉर्मल यंग जो आदमी होता है, इंसान होता है, उसके अंदर 5 to 6 लीटर्स होता है। तो उसका मतलब क्या होगा, उसके लिए हम कौन सी कैलकुलेशंस रखेंगे, उसके लिए हम ये कैलकुलेशंस रखेंगे कि उस बच्चे की या किसी भी इंसान की बॉडी का जितना भी वेट है, उसके वेट के अकॉर्डिंग 7 to 8% क्या होगा, उसके अंदर ब्लड होगा। इज इट क्लियर? मैम मतलब जितना उसका वेट है उसका 7 to 8% ब्लड होगा। हाँ जी, उसकी बॉडी का जितना वेट होगा ना, उसका 7 to 8% क्या लेंगे, उसका उसके बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है। ब्लड। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करें ना इंसानों की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनका जो ब्लड होता है वो कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ऐसा ही है, मतलब कि उनका जो ब्लड होगा वो या तो ब्राइट रेड कलर का होगा, ठीक है, यहाँ पे डार्क रेड कलर का होगा। ब्राइट रेड जो होता है ना, जो ब्लड ब्राइट रेड, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ब्राइट रेड होता है। ऑन द अदर हैंड जो डार्क रेड होता है वो होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका जो लेवल होता है वो कम होता है, मतलब कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल 21% से कम होकर 16% होगा, वो जो ब्लड होगा वो डार्क रेड कलर का होगा। ऑन द अदर हैंड वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल 21% होगा, वो जो ब्लड होगा वो डार्क ब्राइट कलर का होगा। अच्छा जी, अब ये जो ब्लड है ये रेड कलर का क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। जो ब्लड है उसके रेड होने की वजह क्या है कि उस ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। अब जो ब्लड है उसके अंदर कई तरह के सेल्स होंगे, कई तरह की प्रोटीन्स होंगी, कई तरह के एंजाइम्स होंगे, कई तरह के जो है वो हार्मोन्स हो सकते हैं उस ब्लड के अंदर। लेकिन उस ब्लड का रेड कलर किस वजह से होता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। अब वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हम रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। एंड द हीमोग्लोबिन इज दैट प्रोटीन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ये वही प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। जब हम सांस लेते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है ना, तो ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है, ब्लड लेकर जाता है। और बेसिकली ब्लड के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है। वैसे ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स हो सकती हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है वो कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स करते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स को हम रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर मौजूद होती है एक प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और उसी हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, और उस आयरन की वजह से बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ये बच्चे समझ आ गए सबको? अच्छा, अब हम अगर बात करें ना, कुछ कुछ जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, उनका ब्लड क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती, उनके अंदर कोई और पिगमेंट होता है। उनके अंदर उनके जो सेल्स होंगे उनके अंदर कोई और प्रोटीन होगी जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होगी। सो दैट्स वाई उनके ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, या ब्लू या ब्लैक या कोई और अगर कलर होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उनके ब्लड के अंदर कोई और पिगमेंट है। लेकिन इंसानों के अंदर चूंकि ब्लड का कलर जो है वो रेड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर क्या है,
उनके अंदर हीमोग्लोबिन है। जी बच्चे क्लियर है सबको? आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? अगर किसी को भी कोई भी इशू हो तो बच्चे आप लोग जो है ना मुझे उसी टाइम पे बताइएगा, क्योंकि ये ना हो मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ वो करती रहूँ और आपको जो है वो वॉइस ही क्लियर ना हो। नेक्स्ट हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द जो है वो ऑप्टिमम पीएच ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी है नॉर्मली, तो वो है 7.35 टू 7.45। अब जो पीएच होती है ये होती है बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। जब पीएच जो है वो पीएच कम भी हो सकती है, पीएच ज़्यादा भी हो सकती है। जब पीएच कम होगी तो उसका मतलब है कि वो जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, वो तुर्श है, ठीक है, वो ज़्यादा तुर्श होगा। वो चीज़ जो चीज़ तुर्श होती है टेस्ट में उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच कम होती है और उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है। जैसे अगर हम बात कर लें लेमन की, ठीक है, तो वो बेसिकली उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो वो एसिड उसका नाम है सिट्रिक एसिड, तो वो खाने में क्या होता है, तुर्श होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि वो चीज़ जिसकी पीएच ज़्यादा होती है वो क्या होती है, बेसिक, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन। वो चीज़ें वो पीएच अगर 7 से कम हो, पीएच स्टार्ट होती है 1 से लेके 14 तक जाती है। अगर पीएच 7 से नीचे हो तो वो पीएच होती है एसिडिक, और अगर 7 से ऊपर हो तो वो क्या होती है, बेसिक होती है। जैसे ज़रा एग्जांपल देखिए, गौर से सुने कि अगर किसी चीज़ की पीएच 1 है तो वो क्या है, मोर एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक। अगर उसकी पीएच 2 है तो वो उस थोड़ी सी एसिडिक क्या होगी, थोड़ी सी उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर उसकी पीएच 5 है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, 1 से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे पी 5 से 6 की तरफ जाएगा ना तो पीएच क्या होती जाएगी, न्यूट्रल होती जाएगी। अब वो चीज़ जिसकी पीएच 6 है उसके जो एसिड वो होगा एसिडिक, लेकिन वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है, 7, और 7 पे आके पीएच क्या हो जाती है, न्यूट्रल। इसी तरह जब 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। अब जब 7 से 8 पे जाएंगे तो वो चीज़ क्या होगी, अल्कलाइन होगी, लेकिन वो थोड़ी सी अल्कलाइन है। जब 9 पे जाएंगे तो ज़्यादा अल्कलाइन, जब 10 पे जाएंगे तो ज़्यादा अल्कलाइन, 14 पे क्या होगी, मोस्ट अल्कलाइन, और 1 पे क्या होगी, मोस्ट एसिडिक। तो जैसे जैसे 7 की तरफ, अगर नीचे से 7 की तरफ जाएगी तब भी न्यूट्रल होती जाएगी, और अगर 14 से पीछे 7 की तरफ आती जाएगी तब भी क्या होती जाएगी, न्यूट्रल होती जाएगी। तो जो हमारा ब्लड है उसकी जो पीएच है वो क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन, क्योंकि अगर वो 7 होगी तो वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ना वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी। चूंकि ये 7.34 टू 7.45 है तो ये स्लाइटली क्या है, अल्कलाइन है। इज इट क्लियर? यस जी मैम। बच्चे यहाँ तक सबको समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो ब्लड है बेसिकली ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर, अगर ब्लड की बाय डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज ब्लड, तो हम इसका आंसर क्या होगा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और ये कहा जाता है कि दैट इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में बेसिकली 4 तरह के टिश्यूज होते हैं और उसमें एक टाइप है ना जो टिश्यूज की, वो है कनेक्टिव टिश्यू। 4 टाइप होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, मस्कुलर टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यूज होती है और नर्वस होती है। तो इसमें जो ब्लड है वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को ये कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि सर्कुलेशन करवा रहा है तो पूरी बॉडी को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, वैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एंड दैट इज सेड दैट ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो हमारी इंसान की बॉडी होती है उसके अंदर नॉर्मली 6 ट्रिलियंस क्या है, सेल्स मौजूद हैं। वो टिश्यू क्या होता है, जब सेल्स एक जैसे सेल्स जब मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। एक जैसे सेल्स जब मिलकर काम करते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मेनली कितनी तरह के टिश्यूज हैं, हमने ये देख लिया कि 6 ट्रिलियंस जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें ना बच्चे, तो सेल्स 6 ट्रिलियंस हैं, और जो है वो सेल्स हमारी बॉडी में, अब सेल्स की भी कई टाइप्स है,
ठीक है। इंसान की बॉडी में, इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर सेल्स की भी कई टाइप्स है। जैसे कि देखिए, नर्व सेल, ठीक है, और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल हो गया, उसके बाद जो है वो एग सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट सेल्स जो है हमारे, वो उनकी शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे नर्व सेल है, उसकी शेप डिफरेंट होती है, एग सेल की शेप डिफरेंट होती है, रेड ब्लड सेल की शेप डिफरेंट होती है, वाइट ब्लड सेल की शेप डिफरेंट होती है। तो इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं और उनकी शेप्स भी क्या है, डिफरेंट है। समझ आ गई बच्चे? अब ये जो सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये टिश्यूज बनाते हैं, और इन्हीं टिश्यूज में से एक टिश्यू है ब्लड टिश्यू। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि आपने सुना होगा कि फलां बंदा जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, फलां का ब्लड ग्रुप बी है, फलां का ब्लड ग्रुप सी, मतलब सी तो है नहीं, ए बी, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, या फिर ओ होता है। तो जब चले, अब इसको हम देख लेते हैं, इसको हम सीख लेते हैं, व्हाट इज बेसिकली ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने इन 1901। 1901 में जो कार्ल लैंडस्टाइनर था, उसने ये बताया था कि जो ह्यूमन की बॉडी है, उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो बेसिकली कितनी टाइप्स के हैं, वो 4 टाइप्स के हैं। अब इसकी 4 टाइप्स क्या हैं, मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए और बी, जिसमें ए बी इकट्ठा होता है, और चौथा कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ। और उस इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को उसने नाम दिया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम को उसने क्या नाम दिया था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब जरा इसको आपने ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। अब जो हमारा ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो खून है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी तरह के सेल्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो जो ब्लड के अंदर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उन सेल्स के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीजन। इसको अंडरस्टैंड करें कि इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स, अब अगर हम बात करें ना रेड ब्लड सेल्स की, तो 1 माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है, 1 माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड में, 1 लीटर ब्लड ब्लड देख लें, और 1 माइक्रो लीटर ब्लड मतलब वो थोड़ा सा ब्लड जो होगा, उसके अंदर 4.5 टू 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, 4.5 से लेके 5.5 मिलियन तक उसके अंदर क्या होते हैं, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, सिर्फ थोड़े से ब्लड में। तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं, मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो भी कहाँ से आता है, वो भी रेड ब्लड सेल्स से ही आता है। इसी को हम सीख रहे हैं कि अगर हमारा रेड ब्लड सेल जो है, उसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन्स लगी होती हैं। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंटीजन्स। जिस इंसान के अंदर एंटीजन ए लगी होगी रेड ब्लड सेल्स के बाहर, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। जिस इंसान के अंदर ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के बाहर लगी होगी एंटीजन बी, मतलब प्रोटीन बी लगी होगी, उस प्रोटीन को हम एंटीजन बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, बी। ये हमने अपनी आसानी के लिए फॉर एग्जांपल उसको नाम दे दिया बी। तो उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। ठीक है, अब वो इंसान जिसके पास जो ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल है, उसके बाहर एंटीजन ए भी लगी होगी और एंटीजन बी भी लगी होगी, तो उसके बदले में उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी और बी बी, मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। उसका ब्लड ग्रुप हम बोलेंगे ए बी है, मतलब ए और बी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे बताएं, पॉइंट्स क्लियर यस हो रही है मैम, क्लियर है। सबको? ओके। चलें जी, नेक्स्ट हम ये चलते हैं। अब वो इंसान जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं,
अगर उनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसका नाम होगा ओ ब्लड ग्रुप। अब थोड़ा सा इसको मजीद अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन मौजूद है ना, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है, उन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, वो उनको जानता है, वो कहता है कि जी ये मेरी बॉडी के पार्ट्स हैं, मैंने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है, कोई वायरस आता है, ठीक है, उनके भी क्या है, सेल्स हैं। उनके सेल्स और हमारी अपनी बॉडी के सेल्स में हमारी बॉडी कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, जब वो सेल्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनसे लड़ाई करती है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो बॉडी है ये अपने सेल्स को क्यों नहीं मारती, अपने सेल्स के अगेंस्ट ये काम क्यों नहीं करती। जो अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके बाहर होती है एंटीजेंस। तो जो अपनी बॉडी के एंटीजेंस होते हैं, बॉडी को ये पता होता है कि मेरी अपनी बॉडी के एंटीजेंस है, मैंने इनके साथ जो है वो लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, मैंने इनको किल नहीं करना। तो इसी तरह अगर वो इंसान जिसके ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो उसके बॉडी जो है वो एंटीजन ए से क्या है, मतलब एंटीजन ए को वो जानती है, तो वो एंटीजन ए के अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास एंटीजन भी कौन सी है, ए है। उसका ब्रेन ये जानता है, उसकी बॉडी ये जानती है कि एंटीजन ए जो है वो सेफ है, अपनी बॉडी का हिस्सा है। तो जब उसको ब्लड ग्रुप ए लगाया जाएगा तो उसके जो जो उसको नया ब्लड उसको लगाया जा रहा है, उस ब्लड के अंदर भी क्या है, एंटीजन ए है। तो फिर जो बॉडी होगी रेसिपिएंट की, जो ब्लड रिसीव कर रहा होगा, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि वो किसको रिसीव कर रही है, एंटीजन ए को। ठीक है, तो वो ये उसके साथ वो जो है वो उसकी क्या लेंगे, डिफेंस शो नहीं कराएगी। समझ आ गई बच्चे। और इसी तरह अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है और उसके आप उसको ब्लड जो है वो ब्लड उसको लगता है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, तो जब उसकी बॉडी में ब्लड बी ग्रुप वाला जाएगा तो उसके ब्लड में जो ब्लड उसको लग रहा है उसके अंदर क्या है, एंटीजन बी है। लेकिन उस इंसान की बॉडी के अंदर तो एंटीजन ए था। तो जब वो एंटीजन बी उसके ब्लड के अंदर जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, डिफेंस शो कराएगी। वो क्या करेगी, जो कमिंग ब्लड ग्रुप बी है उसके साथ लड़ाई करेगी। जब उसके साथ लड़ाई करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो नया ब्लड किसी भी इंसान को लगा होगा वो क्लॉट हो जाएगी। जब क्लॉटिंग होगी तो सर्कुलेशन नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि अगर आप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी लगा देंगे तो उससे क्या हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रही। जब सर्कुलेशन नहीं होगी, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब सर्कुलेशन नहीं होगी, ब्रेन के सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो ब्रेन के सेल्स क्या करेंगे, मरना शुरू हो जाएगा। तो जब सेल्स मरते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, पूरी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी और बदले में क्या होगा, उस इंसान की डेथ हो जाएगी। और इसी तरह अगर वो इंसान जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो जब उसको ब्लड ग्रुप बी लगाया जाएगा, तो चूंकि जो उसको ब्लड लगाया जा रहा है उसके अंदर एंटीजन बी है और उस इंसान की अपनी बॉडी के अंदर भी एंटीजेंस कौन सी हैं, बी। तो जो उसको ब्लड ग्रुप बी लगाया जा रहा है वो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर बी वाले को ए लगा दिया जाए तो उसके नतीजे में भी क्या होगा, रिएक्शन होगा। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब देखते हैं हम ए बी वाले को। वो इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो उसको अगर ब्लड ग्रुप, उसको ए भी लगाया जा सकता है और उसको बी भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको वो वाला ब्लड लगाया जा रहा है जिसका जो कि ग्रुप ए है, ठीक है। तो जब ग्रुप ए लगाएंगे तो तब भी उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, एंटीजन ए मौजूद है। और अगर उसको हम ब्लड ग्रुप बी वाला लगाएंगे तो फिर भी क्या होगा, उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होगा, ऑलरेडी एंटीजन बी मौजूद होगी। उसके बाद अगर हम बात कर लें जो है वो ओ की, तो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। तो ओ क्या है, हम ए को भी लगा सकते हैं, बी को भी लगा सकते हैं, सी और ओ को भी लगा सकते हैं। मतलब ये तीनों को हम क्या करते हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी हम दे सकते हैं। और जो ए और बी, ए बी है वो क्या है, वो ए से भी ब्लड ग्रुप, ए वाला ब्लड ग्रुप भी रिसीव कर सकता है, वो बी वाला भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, वो ओ वाला ब्लड ग्रुप भी रिसीव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है वो क्या है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है।
और जो डोनर है वो कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, वो ओ डोनर है। अब आप लोगों को समझ आई है कि यूनिवर्सल डोनर जो ओ है वो क्यों है। जी स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ आई है कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो यस ओ मैम। ब्लड ग्रुप इसको क्यों बोलते हैं। जी मैम। समझ आई है या मैं रिपीट करूं। मैम यस आ गई मैम। है। ठीक है। हाँ, क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो ये किसी की बॉडी में भी अगर जाएगा तो उसकी बॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तो रिएक्शन भी नहीं करेगी। और ये भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, वो रिसीव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है। अगर उसको ब्लड ग्रुप ए भी लगा दिया जाए तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, और अगर उसको ब्लड ग्रुप बी लगा दिया जाए तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जब उसको ओ लगाएंगे फिर तो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होती। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि 1941 में, ठीक है, 1941 में एक और साइंटिस्ट और कार्ल लैंडस्टाइनर ने मिलकर क्या किया था, उन्होंने ना ब्लड ग्रुप के ऊपर एक और फैक्टर को देखा था। इन ब्लड ग्रुप में ना एक और फैक्टर को देखा था। जैसा कि आपने सुना होगा कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है, इसी तरह बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है बेसिकली, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, रहीसस मंकी के ब्लड के अंदर इन्होंने ये देखा था कि जैसे एंटीजन मौजूद होती है, एंटीजन ए एंटीजन बी, ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोटीन भी मौजूद होती है रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनके बाहर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो एंटीजन्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं। तो इसी तरह इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो एंटीजन्स हैं उनके अलावा भी क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स रेड ब्लड सेल्स के बाहर मौजूद होती हैं। और उस प्रोटीन को उन्होंने किसका नाम दिया था, डी प्रोटीन का नाम दिया था। या उसको बोलते हैं डी प्रोटीन या उसको बोलते हैं आर एच फैक्टर, ठीक है, या उसको बोलेंगे डी प्रोटीन या फिर उसको क्या बोलेंगे, आर एच फैक्टर। अब उसको इन्होंने आर एच फैक्टर क्यों बोला था, क्योंकि वो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रेहिसस मंकी के अंदर। ये एक मंकी होती है उसके अंदर। अब जिस इंसान की बॉडी के फॉर एग्जांपल जिस इंसान की बॉडी जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो एंटीजन ए है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर उस सेल के बाहर एक और प्रोटीन है लाइक प्रोटीन डी मौजूद है तो वो क्या होगा, ए पॉजिटिव। और अगर वो प्रोटीन नहीं है तो वो क्या होगा, ए नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर बी है तो बी के साथ डी भी मौजूद है, रेड ब्लड सेल के बाहर एंटीजन बी के साथ अगर एक और प्रोटीन मौजूद है प्रोटीन डी, तो उसको बोलेंगे बी पॉजिटिव। और अगर वो प्रोटीन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, बी नेगेटिव। इसी तरह ए बी पॉजिटिव होगा और ए बी नेगेटिव होगा। सिमिलरली ओ पॉजिटिव वो होगा जिसके पास क्या होगा, जो उसके पास वैसे तो कोई एंटीजन नहीं होगी, मतलब ए या बी एंटीजन नहीं होगी, लेकिन उसके पास प्रोटीन जो डी प्रोटीन है वो हो सकती है। अगर उसके पास डी प्रोटीन होगी तो उसको बोलेंगे ओ पॉजिटिव, और अगर उसके पास डी प्रोटीन नहीं होगी तो उसको बोलेंगे ओ नेगेटिव। मैम अगर डी प्रोटीन हो पड़ी ओ पर, फिर भी ओ जो है ना ओ वाला जो ग्रुप है वो फिर भी डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर फिर ओ नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर पहले तो हमने ये देखा ना कि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन जब ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात आएगी तो ओ नेगेटिव होगा, वो डोनर होगा। अब इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो ओ पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, अगर हम ओ पॉजिटिव वाला ब्लड लगा देंगे किसी ऐसे बंदे को जिसके अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है और ए नेगेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा समझे बात को। एक इंसान है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव है, और उसको हम लगा रहे हैं ओ पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप और हम उसको क्या लगा रहे हैं, ओ पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो एंटीजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके अंदर एंटीजन ए है, उसके अंदर एंटीजन बी है, और उसके अंदर तीसरी एंटीजन कौन सी होगी, प्रोटीन डी। और जो हम उसको ओ लगा रहे हैं उसके पास तो एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या होगी, प्रोटीन डी। तो जब वो बॉडी में जाएगा तो बॉडी के अपने पास ऑलरेडी क्या था, प्रोटीन डी मौजूद था। मैं बोतल से तो पानी बॉडी लेके आई थी उसके अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, ए बी पॉजिटिव को ब्लड लगा दे ओ नेगेटिव, ठीक है,
ओ नेगेटिव अगर हम उसको ब्लड लगाते हैं, उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव है उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी प्रोटीन डी नहीं है। तो जब प्रोटीन डी नहीं होगी, एंटीजन कोई भी नहीं होगी, तो बॉडी उसके अगेंस्ट मतलब एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, उससे बॉडी का मुकाबला ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है। इसकी मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, एक ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, ठीक है, मतलब ए बी नेगेटिव है, तो ए बी नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास जो प्रोटीन डी है वो नहीं है। तो जो हम उसको ओ पॉजिटिव लगा रहे हैं, ओ पॉजिटिव, तो जो ओ पॉजिटिव है उसके पास क्या है, और एच फैक्टर या डी प्रोटीन मौजूद है। दोबारा से समझे, जो ए बी नेगेटिव है उसके पास प्रोटीन डी नहीं है, और जो ओ पॉजिटिव है उसके पास प्रोटीन डी मौजूद है। अब वैसे तो ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, वैसे जो नॉर्मल ओ होता है वो तो हम सबको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा ओ है, ओ पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि उसके पास प्रोटीन डी मौजूद है, लेकिन जिस बॉडी के अंदर वो जा रहा है उसके पास प्रोटीन डी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी के लिए जो प्रोटीन डी है वो क्या है, न्यू है। वो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, वो जो ब्लड ग्रुप है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा और डेथ हो सकती है। इस वजह से जो ओ पॉजिटिव होगा वो यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा, वो उसी के लिए सूटेबल होगा जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव हम किसको लगा सकते हैं, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, या ए बी पॉजिटिव को। लेकिन जो ओ नेगेटिव है वो किसको लगा सकते हैं, वो ए पॉजिटिव को लगा सकते हैं, ए नेगेटिव, चाहे ए जैसा भी है ओ नेगेटिव सबको लग जाएगा। तो इसी तरह से जो ओ नेगेटिव होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। बात समझ आ गई है सबको। बच्चे मुश्किल तो नहीं है ये। मैम ओ नेगेटिव ले किससे सकता है? क्या कह रही है, ओ नेगेटिव ब्लड किससे ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड लगेगा, ओ नेगेटिव का, उसको कोई और ब्लड नहीं लगेगा। ठीक है, उसको देखें जरा, थोड़ा गौर करें। जो ओ नेगेटिव है उसके पास तो एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, और उसके पास तो प्रोटीन डी फैक्टर भी नहीं है। तो अगर हम उसको ए पॉजिटिव लगा दें, जो ए पॉजिटिव है उसके पास क्या है, एंटीजन ए भी है और प्रोटीन डी भी है, तो जब वो ए पॉजिटिव उसकी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह बी पॉजिटिव के साथ भी यही हिसाब होगा, ए बी पॉजिटिव के साथ भी यही हिसाब होगा। अगर हम उसको ए नेगेटिव लगाते हैं तो उसके पास आर एच फैक्टर तो नहीं होगा, लेकिन एंटीजन ए जो होगी वो उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर चली जाएगी, उससे भी उसका रिएक्शन। तो जो ओ नेगेटिव है उसको सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड लग सकता है, ओ नेगेटिव। उसको ओ पॉजिटिव भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो ओ पॉजिटिव होगा उसके पास कौन सी प्रोटीन होगी, प्रोटीन डी, और ओ नेगेटिव के पास तो कोई भी प्रोटीन नहीं है। तो जब प्रोटीन डी उसकी बॉडी में जाएगी ओ पॉजिटिव से, तो तब भी क्या होगा, रिएक्शन होगा। मैम इसका मतलब है ये रेयर है ओ नेगेटिव? यस, ये रेयरेस्ट है। ठीक है, मतलब रेयर इस तरह से हम नहीं कह सकते कि जो है वो मतलब इसका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, ब्लड ग्रुप इसका मिल जाएगा, लेकिन ओ नेगेटिव को जो ब्लड लगेगा वो ओ नेगेटिव का ही होगा, रेयर ही होगा, आप कह सकते हैं। ओ नेगेटिव तो बहुत मुश्किल से मिलता है मैम वैसे भी। जी जी ऐसा ही है। और दूसरा जो रेयरेस्ट है वो ए बी नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा जो रेयरेस्ट है वो कौन सा होगा, ए बी नेगेटिव, और जो कॉमनली है वो ओ होगा। वैसे अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें तो हमें तो कॉमनली वो लगता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल स्टैट को देखें तो मोस्ट कॉमनली कौन सा मिल जाता है, ओ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ नेगेटिव है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, ए बी पॉजिटिव, और जो रेयरेस्ट है वो ए बी नेगेटिव भी होगा। और साथ आप कह सकते हैं कि ओ नेगेटिव भी है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो ओ नेगेटिव है उसको ब्लड किसका लग सकता है, ओ नेगेटिव का ही लगेगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको, नेक्स्ट चलें। यस मैम। मैम जी बच्चे, हिंदी में। जी जी। मैम मुझे ये बताइएगा, ए पॉजिटिव जो है उसको ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को जी दे सकता है।
ओके उसको ओ पॉजिटिव भी ब्लड दे सकता है, उसको ओ नेगेटिव भी दे सकता है। ओके मैम, थैंक यू। लेकिन अगर ए नेगेटिव है ना, तो उसको ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता, जी मैम। उसको जो है वो फिर ओ नेगेटिव ही देगा। ये याद रखें कि नेगेटिव नेगेटिव को देगा, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को ही देगा। मैम ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, इसमें अगर मतलब उसका जो ब्लड है उसका ए पॉजिटिव है और जिसने मतलब देना है उसका ओ पॉजिटिव है, तो डोनेट हो सकता है किडनी के नहीं? जी जी, हो सकता है, हो सकता है। मैम फिर ए पॉजिटिव को ए ए बी पॉजिटिव भी दे सकता है? बच्चे आप क्या कह रही हैं, ए पॉजिटिव को कौन दे सकता है? ए बी पॉजिटिव। नहीं, वो नहीं दे सकता, लेकिन वो रिसीव कर सकता है। जो ए पॉजिटिव है वो क्या कर सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव ए और बी पॉजिटिव का ब्लड ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जो ए पॉजिटिव है उसके पास ए एंटीजन है, लेकिन जब उसको ए बी वाला ब्लड लगाएंगे तो उसकी बॉडी में नई एंटीजन आएगी बी पॉजिटिव, तो फिर रिएक्शन होगा। तो मैम ठीक है मैम मैं किडनी का पूछ रही थी कि किडनी दे सकता है ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को? जी बच्चे, ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को किडनी दे सकता है, क्योंकि ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओ किडनी पॉजिटिव भी ए पॉजिटिव मतलब को दे सकता उसी से ही उसी पे रिलाई करता है ना किडनी भी? है। जी जी, उसी पे करता, दे सकता है उसको। जी मैम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड की कंपोजिशन की। तो इसको ज़रा देखते हैं, जो ब्लड होता है किसी भी इंसान के अंदर, उसके अंदर 45% क्या होती हैं, ब्लड सेल्स, और 55% उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। अब जो ब्लड है उसके अंदर जो 45% ब्लड सेल्स होते हैं, उनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हेमेटोसाइट्स। ठीक है, साइट का वर्ड याद रखें हमेशा, किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए, और ब्लड के लिए वर्ड यूज होता है हिमेटो का या हीमो का। ठीक है, हीमो का या हेमेटो का वर्ड किसके लिए यूज होता है, ब्लड के लिए, और साइट्स का वर्ड यूज्ड फॉर सेल्स। तो ब्लड सेल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या ना बोलते हैं, हेमेटोसाइट्स। तो इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितने टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, 3 टाइप के। नंबर 1 इज रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, जो आरबीसीज होती है उसकी बेसिकली फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पसल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल्स, लेकिन कुछ जगहों पे उसका जो वैसे एक्चुअल नेम होता है ना, वो होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। जो दूसरे सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और जो तीसरे होते हैं उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है अरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अरिथ्रोसाइट्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको वर्ड यूज करेंगे व्हाइट के लिए, और साइट यूज करेंगे सेल्स के लिए। इसी तरह जो अरिथ्रो है वो यूज करेंगे ब्लड के लिए, सॉरी रेड के लिए, और जो साइट होगा वो सेल के लिए यूज होगा। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब इनका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका मेनली काम क्या होता है, ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसफर करवाना। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना आरबीसीज का मेन काम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, डिफेंस करना। हमारी बॉडी के अंदर जो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जाएगा, ठीक है, कोई वायरस जाएगा, तो उसके साथ लड़ाई कौन करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं। अभी आगे इनकी भी काफ़ी टाइप्स हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स भी होते हैं और ये ग्रेन्युलोसाइट्स भी। ये उनकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको, वॉइस और स्क्रीन क्लियर? ठीक है यस मैम। जी बच्चे।
अच्छा जी, और जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली काम करते हैं हमारी ब्लड को क्लॉट करवाने में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी होती है, किसी भी इंसान की बॉडी को में जब भी कोई कट लग जाए, ठीक है, या कोई भी इंजरी हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ह्यूमन की जो ब्लड है उसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स नहीं होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड जो है वो बॉडी से निकलता जाएगा और काफ़ी हद तक ब्लड निकल जाएगा। तो सेम क्या होगा, जब ब्लड काफ़ी ज़्यादा बॉडी में से निकल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। जब ब्लड कम होगा तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। जब उसको पंप नहीं करेगा तो पूरी बॉडी के जो सेल्स है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ठीक है, मेन ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुँचेंगे। तो उसके नतीजे में वो क्या हो जाएगा, बंदा पहले तो बेहोश हो जाएगा, और अगर उसके अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होगी हुई ब्लीडिंग से तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, एक डिजीज़ भी है, उसका नाम आई गेस थैलेसीमा है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये हीमोफीलिया डिजीज़। वो टर्म्स जो है ना वो मेरी मिक्स हो जाती हैं उन डिजीज़ की, शायद हीमोफीलिया। उसमें क्या होता है, मैम हीमोफीलिया थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, वो थैलेसीमिया होगी फिर। अब जी। उसमें क्या होता है कि जो उसमें होते हैं ना ब्लड, उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मतलब आप ये कह लें कि उसके अंदर प्लेटलेट्स होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर अगर कोई भी कट, कोई भी इंजरी हो जाए तो उनकी जो लाइफ होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंच जाती है, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। उनकी बॉडी में कोई कट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक तरह की डिजीज़ होती है। उस डिजीज़ की वजह क्या है बेसिकली, कि ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्लाज्मा को। अब जो प्लाज्मा होता है ना उसमें बेसिकली वो प्लाज्मा होता है ब्लड का 55%, और उस 55% का 90 to 92% क्या होता है, वाटर, ठीक है। ठीक है, तो 90 to 92% जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, और बाकी क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स कौन सी हैं, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। अब ये जो फिब्रिनोजन है ना, इसका भी काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करवाना। जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, ब्लड की थिकनेस को मेंटेन करती है, ठीक है, ये भी प्रोटीन है। और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ना, ये बनाती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये भी क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जैसे आईजीएम, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एम होती है, इम्यूनोग्लोबिन ई होती है। इनका भी काम क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया ना, तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होती है ये मिलकर ऐसा नेटवर्क, ऐसा सिस्टम बनाती है कि उन बैक्टीरिया को ये क्या करती है, किल कर देती है। तो बेसिकली हमारा जो ब्लड है देखिए वो क्या काम कर रहा है, एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, ठीक है, किसकी ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 को जो है वो भी एक्सचेंज करवा रहा है, वो भी लेके जा रहा है पूरी बॉडी के पास, पूरी बॉडी को डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, पूरी बॉडी का कनेक्शन भी बना रहा है। दिमाग का मैसेज जो है वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किडनी ने कोई भी काम करना है तो किडनी से जो मैसेज, ब्रेन से मैसेज आएगा किडनी तक। वो किस तरह से आएगा कि हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज देगा और वो हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, तो वो हार्मोन ब्लड किडनी पे आके काम करेंगे, किडनी फिर देन क्या करेगी, फंक्शन करेगी। जस्ट मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। इस तरह से ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो एक तरह से वो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है पूरी बॉडी को, क्योंकि उसने पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या किया हुआ है, आपस में कनेक्ट किया हुआ है। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलें जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट हैं ये पूरे ब्लड का कितना बनाते हैं, 6 to 7%। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक, ठीक है। और मतलब 1 माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट्स होंगे वो कितने होंगे,
150,000 टू 350,000। और उसके बाद अगर हम बात करें उसकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं तो वो कितने होते हैं, 5,000 से लेकर 7,000 तक 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। और इसी तरह जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4.5 टू 5.5 मिलियन, मतलब वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो ब्लड का कितना बना रहे हैं, 93%। मतलब एक ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन सेल्स हैं वो कौन से हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तीनों से, ठीक है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट में से सबसे ज़्यादा जो ब्लड है उसका कौन पार्ट बना रहा है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, ये हमारी बॉडी में इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये खुद ही मर जाते हैं, ठीक है। खुद मर जाने का मतलब क्या होता है कि ये सुसाइड कर लेते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है ना, एक साल की इनकी जो लाइफ होती है वो प्री प्लान होती है। प्री प्लान का मतलब क्या है कि इन्होंने 120 दिन जिंदा रहना है और उसके बाद इन्होंने क्या करना है, मर जाना है, इनकी डेथ हो जानी है। अच्छा, तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स होती है ना, ये स्प्लीन के अंदर सब गुजरती है ना, स्प्लीन में से, स्प्लीन बोलते हैं तिल्ली को। जब ये स्प्लीन में से गुजरते हैं तो स्प्लीन का रास्ता ही इतना तंग होता है कि वहाँ पे क्या होता है, ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये टूट जाते हैं और फिर नए जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो से, ठीक है। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं इनके, और उससे क्या बनते हैं, नए। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ओवरऑल ब्लड के जो सेल्स बनने का अमल होता है ना, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं और जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो भी बनती हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस, ब्लड बनने का अमल, ठीक है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स जब बनेंगे तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। वैसे अगर हम इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो फिर इसकी तो बड़ी लंबी डिटेल है, मतलब अगर हम एक एक को भी पढ़ें तो काफ़ी लंबी है, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखना है। जैसे जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ये बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन इनके लिए आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपकी डाइट में फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन फोलिक एसिड की कमी है, ठीक है, तो उसके नतीजे में भी क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। दूसरा ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स बनने का अमल है ये कौन करवाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में बेसिकली रेड ब्लड सेल बनने के अमल में मेजर रोल प्ले करती है हमारी किडनी। ये जस्ट मैं आपको ना इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा पढ़ा हुआ कवर करने वाला और क्लास भी आपकी एंड होने वाली है। अब हमारी बॉडी में ना एनर्जी बनती है, हम जो भी खाना खाते हैं ना, हमने कोई भी चीज़ खाई है, प्रोटीन खाई है, फैट्स खाए हैं, या हमने लिपिड्स खाए, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि जो 3 तरह की डाइट्स हम अपनी डेली ज़िंदगी में ना 3 तरह की डाइट्स हम खाते हैं, या तो वो प्रोटीन होगी, या वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या वो क्या होंगे, फैट्स होंगे, लिपिड्स होंगे। तो जब भी वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो जाकर टूटते हैं, ठीक है। जब फैट्स हमारी बॉडी में या लिपिड या न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में जाकर टूटते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटते हैं तो हमारी बॉडी को वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो होती है एडीपी। एडीपी क्या करती है, वो एनर्जी पकड़ती है और कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, ठीक है। एटीपी एनर्जी पकड़ती है और कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। बेसिकली वो एटीपी के अंदर भी क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं। वो बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। सारा खेल जो है ना पीछे अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स का ही होता है। जो हम खाते हैं उसके अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, वो टूटते हैं और क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। वही एनर्जी फिर बॉन्ड्स के अंदर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी बनती है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है, हमारी किडनीज यूज़ करती हैं। जब वो क्या करती हैं, जब वो यूरिन बना रही होती है, ठीक है। जब वो यूरिन बनाती हैं तो सबसे ज़्यादा एटीपी वो यूज़ करती हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी उनको चाहिए होती है। तो जब उनको ये फील होता है ना कि एटीपी बॉडी में कम है, ठीक है, तो वो फिर क्या करती हैं, वो एरिथ्रोसाइट बनवाती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनवाती हैं। क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स जब कम होते हैं तो वो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन कम पकड़ेंगे। जब वो ऑक्सीजन कम पकड़ेंगे, सेल्स के पास ऑक्सीजन कम जाएगी। जब सेल्स के पास ऑक्सीजन कम जाएगी तो एटीपी भी कम बनाएंगे। तो ये ज़रूरत कौन महसूस करता है, हमारी किडनी। फिर हमारी किडनी क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। वो हार्मोन रिलीज करेगी, फिर वो हार्मोन लीवर तक आएगा, ठीक है। और इस तरह वो लीवर और बाकी मतलब फिर पूरी बॉडी क्या करेगी, जो है वो आरबीसीज बनाने की तरफ जो है वो
मतलब कि उस तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, आरबीसीज बनाएगी। जब ज़्यादा आरबीसीज होंगे, वो जब हम सांस लेंगे वो बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़ेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स के पास जाएगी और उसके नतीजे में ज़्यादा एटीपी बनेगी। समझ आ गई बच्चे? यस मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने वाइट ब्लड सेल्स को। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इसमें हम देख लेते हैं न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है, मेनली न्यूट्रोफिल्स होते हैं। उसके बाद बेसोफिल्स होते हैं, यूसिनोफिल्स होते हैं, और ये मेन होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, ठीक है, ये भी सेल्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि वाइट ब्लड सेल्स, तो ये भी सेल्स ही होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया गया है तो ये उसको पकड़ेंगे और उसको इनगल्फ कर लेंगे। जब उसको इनगल्फ करेंगे तो इन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होती है, इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होंगे, ऐसे एंजाइम्स होंगे जो क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, लिपिड को तोड़ते हैं। तो जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उनकी बॉडी भी तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है ना। तो जब वाइट ब्लड सेल्स उसको इनगल्फ करेगा, वो उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर एंजाइम्स इस तरह के होंगे जो क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया की बॉडी को तोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, इनका डिफेंस जो सिस्टम होता है ना, वो डिफरेंट होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन से। जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से काम करती है, वो प्रोटीन्स होती हैं, वो डिफरेंट तरीके से बैक्टीरिया को, वायरसेस को किल करती हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये उसको इनगल्फ करते हैं, सारे को अपने मुंह में डाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनको किल कर देते हैं। मतलब इनका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन से डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन बच्चे आपने ये याद रखना है कि जब ये सेल्स बनते हैं ना, जब ये छोटे होते हैं, जब ये इमेच्योर होते हैं, तब इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो इनको सारा बनवाता है ना, किसी भी सेल को जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है वो उसका न्यूक्लियस ही होता है। तो जब ये छोटे होते हैं तो इनके पास न्यूक्लियस होता है, तो जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस क्या होता है, डेट्रियोरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि शुरू से इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था। स्टार्ट में न्यूक्लियस होता है, जब ये फुली मेच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इनकी अपने जो है वो शेप याद रखनी है, इनकी होती है बाइकनकेव शेप, ठीक है। और इसी तरह एक डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, इनकी जो शेप होती है ये बाइकनकेव नहीं होती, बल्कि ये खराब हो जाती है, ठीक है। बाइकनकेव नहीं रहती बल्कि सिकल सेल की तरह की हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये कैपिलरीज में से नहीं गुजर पाते। तो उसके नतीजे में मतलब ये बड़ी काफ़ी आप कह लें कि हैवी डिजीज़ होती है, सीरियस डिजीज़ होती है। जी बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करें। मैम वो रिपीट कर दें कि 120 डेज में कौन से वो सेल्स मर जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स? नहीं नहीं, 120 डेज जो लाइफ स्पैन होता है वो रेड ब्लड सेल्स का होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि सीरम किसको बोलते हैं। प्लाज्मा जो होता है, अगर उसमें से प्रोटीन्स निकाल दी जाएं, ठीक है, तो जो बाकी पानी होगा 90 to 92% उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। और वो किस कलर का होता है, वो येलो कलर का होता है। नेक्स्ट जो है वो बच्चे, मेरे ख्याल से इतना इनफ है। और वेस्कुलर सिस्टम को फिर हम जो है वो ये हमारा रह जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसको हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप सिस्टम पढ़ेंगे ना, कोई भी जो हमने स्टार्ट करना है, फिर उसके साथ हम पहले इसको डिस्कस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वो सिस्टम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक मुझे बताएंगे सबको क्लियर है, समझ आ गई है? यस मैम, समझ आ गई। ओके, वैसे किसी का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है, ब्लड ग्रुप के हवाले से, या वैसे भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें।
नोट्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ और आप इनको जो है वो देख लीजिएगा। मैम पिछला लेक्चर आपका मिल जाएगा, वो मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी थी मैम। जी बच्चे, वो नोट्स तो मैंने शेयर कर दिए थे, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स मैम। मैम RH फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सा बताते हैं वो क्या होती है प्रोटीन? बेटा जो ऑरेंज फैक्टर होता है ना, ये एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं प्रोटीन डी। तो जब ये किसी भी रेड ब्लड सेल के ऊपर होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ है, ठीक है, तो अगर ये वाली प्रोटीन भी होगी तो उसको हम बोल देंगे ओ पॉजिटिव, और अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो उसको हम बोल देंगे ओ नेगेटिव। ओके मैम। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। फिर भी अगर आपकी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।